हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द्रोणा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी मीडियम के विषय में हिंदी मीडियम और वास्तविक संख्याओं की जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है 1.2 उसके विषय में पढ़ाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है। तो रियल नंबर को कह वास्तविक संख्या हिंदी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के जो अंतर्गत हमने प्रश्नावली 1.2 में जो इसका कंसेप्ट है वो पहला है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। देखो, इस प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या से किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भाज्य संख्याएं हैं हमारी 5 शुरू होती हैं 4 से, 4 है, 8 है, 12 है, 9 है और 15 है। तो हमने ली 15, तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 3, 5, 50। तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। अब इसमें जो ऑर्डर, अब ये जो गुणनखंडन जो होता है, अभाज्य गुणनखंडन जो होता है वो यूनिक होता है। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। और इसमें जो क्रम है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो मैटर नहीं करता है। जो ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, हम इसको π/3 भी लिख सकते हैं। माना जैसे 24 है, 2 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। तो क्या होता है कि इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ये जो अभाज्य गुणनखंडन जो होता है, टाइम फैक्टराइजेशन जो होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो ये है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अब बात आती है अभाज्य। ये जो गुणनखंड जो होते हैं हमारे अभाज्य होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। देखो, प्राइम अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या को 2, 3, सबसे छोटी 2 होती है 3। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 3, 1, 3। और जैसे कि हमने लिया 5, 1, 5 और लिया हमने 7, 1, 7। इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। और जैसे इसके बाद है हमारे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरीके से तो हमें जो प्राप्त करने हैं, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या में जैसे 12 है, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इस भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो गुणनफल में कौन सी लिए जाएंगे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड लिए जाएंगे। तो ये जो सभी जो गुणनखंड हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब है उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे और उस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त करेंगे। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है इसमें 140, 156, 156। थर्ड क्वेश्चन है 3825, 3825 और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 500, 5। फिफ्थ क्वेश्चन है 7429, 7429। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम ये संख्या ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3825। तो देखो जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है, जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित होने की संख्या की जो पहचान है विभाज्यता तो होती है। 5 से कौन कौन सी संख्या करती है? जिनके इकाई का अंक, जिनमें इकाई का अंक कितना होता है 0 या 5, वो संख्या किससे कट जाती है? 5 से कट जाती है। देखो टाइम देखो चेक करते हैं 3825। इसकी इकाई का अंक 5 है तो क्या 5 से कटेगी? तो 5 7 या 35, 5 7 या 35, 5 7 35। देखो चेक कर लेते हैं इसे। 5 7 35 कितना गया? 3 उतार लिया 2, 5 6 जा 30, ब्रिंग डाउन 5, 5 5 जा 25। अब इसका ये जो भागफल है हमारा, अब ये जो भागफल है अब हमें यहां लिखना है। तो 765, इसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक फिर 5 है, ये संख्या फिर 5 से कटेगी। 5 1 5। अब कितना बचेगा यहाँ पे? तो 2 बचेगा। 26 5 5 या 25 और 5 3 या 15। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 5 या 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। अब इसके जो हमारा नंबर है 3825, ये 5 से भी कटा, ये 3 से भी कटा, ये 17 से भी कटा। इसका मतलब ये है कि ये संख्या कैसी है? ये भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? जो भी हमारे गुणनखंड आते हैं वो गुणा लगा के लिखो। मल्टीप्लाई का जो चिन्ह से लगा के लिखे 5 × 5 × 3 और मल्टीप्लाई 70, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के बार आया 2 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार और 17 ऐसे। ये हो गए हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। किसके? 3825 के, 3825 के हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। इसी आधार पर आपको जो शेष पार्ट है वो खुद करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दूसरे का फर्स्ट, इसमें है 26 और 91, 26 और 91। फिर आगे है 510 and 92, 510 and 92 ये सेकंड है। इसका थर्ड पार्ट है इसका 333 654 और 54 54, 336 और 54। तो देखो इसमें सॉल्यूशन करते हैं, जो
निकालना है, क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं रीडिंग करता हूं। पूर्णांकों को लिखिए, पूर्णांकों के लिए युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो HCF व LCM निकालना है हमको। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुणा LCM किसके बराबर है। तो संख्याओं का गुणनफल तो हमें प्रूव करना है। तो संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54, इसका हमें क्या लेना है, HCF, फिर गुणा LCM 336 गुणा 54, और एक किसके बराबर लाना है, पहली संख्या है 336 गुणा 54, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करेंगे तभी जब पहले इसके निकालने, पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये फाइंड कर लेते हैं, मतलब ये ज्ञात कर लेते हैं। ये जाएगा LCM। अब इसको हम HCF LCM निकालने से पहले तो हमें यहाँ पे थर्ड नंबर डाल लें। थर्ड नंबर में जो नंबर है 336 और 54, तो पहले 336 के गुणनखंड कर लें। इस संख्या के जो इकाई का अंक है वो कितना है, 6 है। तो 0, 2, 4, 6 और 8 जिनके इकाई के ये होते हैं किससे कट जाती है स्टूडेंट्स, वो 2 से कट जाती है। तो 2 से कट जाएगी संख्या, इकाई 6 है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स 54, देखो 2 से कट जाएगा 27 बार, 3 से 9 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब हम क्या करते हैं, 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, ये 4 बार आया, 2 3 एक बार आया, 7 एक बार आया। तो लिखेंगे 2 की पावर 4 और लिखेंगे 3 गुणा 7, तो लिखेंगे 54 को, 54 योग में क्या हो गया, 3 3 बार आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 2 एक बार आ गया। तो 3 रेज़ टू पावर 4, 3 की घात 4 गुणा 2, ये हो गया 54 को हमने अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, HCF निकालना किसका है, उन संख्या लिखनी 336 और 54, उनका निकालना है। तो देखो, तो हम लिखेंगे उच्चतम घात वाले उभयनिष्ठ को कहते हैं कोमल, उच्चतम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो उच्चतम घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल उभयनिष्ठ में होने चाहिए, जैसे 2 है, 2 इसके अंदर भी है और 2 इसमें भी है। तो उच्चतम की जगह स्टूडेंट्स में न्यूनतम आएगा, गलती से उच्चतम आता है, इसी में न्यूनतम आएगा, न्यूनतम। तो यहाँ न्यूनतम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 पावर का लिया जाएगा, 2 पावर वाला छोड़ देंगे। एलसीएम में उल्टा होता है, एलसीएम में उच्चतम पावर वाला लिया जाता है, मैक्सिमम पावर वाला, और जो कम पावर वाला वो छोड़ दिया जाता है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, और यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 है, तो 1 पावर वाला लिया जाएगा, कितना जाएगा 6। अब इसका निकाल लें हम एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा
अब जैसे कि सबसे पहले 2 का नंबर है, तो 2 की पावर अधिकतम कितनी है 4, दोनों में यहाँ 4 है, यहाँ पे ज्यादा वाला लिया जाएगा। 3 की देखो यहाँ पे 1 है, या 4 है, तो 3 की पावर 4, 3 घात 4 लिया जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे 7 ही अकेला है, जो सिंगल फैक्टर है वो जो भी तो आएगा। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 घात 4 का मतलब होता है 81 गुणा 7, तो 16 सत्ते कितने हो जाएंगे 112 गुणा 81। अब हम 112 में 81 की गुणा कर लेंगे और जो आएगा उसे यहां लिख देंगे। देखो स्टूडेंट, ये गलती से लिख गया है यहाँ पे, तो 4 पावर नहीं है, यहाँ पे 3 पावर है। अब देखो यहाँ भी इसी प्रकार 3 आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ 3 टाइम आया 1 2 3, हमने गलती से 4 लिख दिया है 3 की पावर को। अब यहाँ पे 27 आएगा फिर, अब इसकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 3024। आगे मल्टीप्लाई करके आएगा वो 3024 आएगा। अब हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है, वेरिफिकेशन करना है इसका। वेरिफिकेशन में देखो, तो हमें ये पता है कि एलसीएम, किसका एलसीएम 336 और 54 का वो इतना है, तो हमें ये चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 है, तो ये चाहिए। देखो इसको रफ कर लेते हैं हम। जो विधि है एचसीएफ एलसीएम निकालने की, दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। उसमें जो हम सभी फैक्टर लेते हैं एलसीएम में सभी फैक्टर लिखे जाते हैं, क्योंकि साथ में लिया गया, भले ही तो दूसरे में नहीं था। और एलसीएफ में जो लेते हैं कॉमन फैक्टर लेते हैं, एलसीएम में सभी फैक्टर लेते हैं। एलसीएम में जिसकी घात कम होती है वो लिखा जाता है, और वो लिखा जाता है जो कॉमन है। और एलसीएम में उसमें कॉमन, इसमें सभी, उसमें न्यूनतम पावर ली जाती है, इसमें अधिकतम पावर ली जाती है, बिल्कुल अपोजिट। तो इसका ये 6 लिख लिया, और ये हमने यहाँ पे 3000। अब हमें क्या करना है, तो पहली जो संख्या है वो कितनी थी 336 थी गुणा 54। इसके बाद लिखा जाएगा एचसीएफ इसका 336 और 54 का, फिर लिखा जाएगा गुणा एलसीएम 336 गुणा 54 कोमा लगा के लिखेंगे। ये वेरिफिकेशन जो है ये केवल जब दो संख्या होती है केवल तभी लागू होता, 2 से अधिक पे लागू नहीं होता। तो इसकी गुणा करके लिखेंगे, और ध्यान की गुणा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, और इसकी कितनी आ गई एलसीएम 3024। गुणा करके जो आएगा वहां लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो बराबर आएगा। ये और ये दोनों कैसे आएगा, इक्वल आएगा। और इक्वल भी कितना आएगा 1844 आएगा, 1844। इसकी गुणा करके आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 हासिल का 1, कैरी कहते हैं जिसे अंग्रेजी में 6 3 18 को बराबर आएगा। तो कहते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसे हेंस रूल बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें 5, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखो अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो एक हमारा रूल है, वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। किसी भी जो उस संख्या के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों मिलना आवश्यक है।
कोई भी संख्या लेते हैं वही जो 0 पे समाप्त होगी तो उसके बाद के गुणनखंडों में हमें 2 और 5 दोनों मिलने आवश्यक होते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हैं? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 6 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 6 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल नहीं आएगा, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों शामिल हों या उपस्थित हों, शामिल हों ये। परंतु 6 के भाज्य गुणनखंड क्या है? 6 के भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, 2 तो आता है परंतु 5 नहीं आता। हम यही बात लिखेंगे, 6 के भाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 5 उपस्थित नहीं है। अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। मतलब ये संख्या अंक 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जो 6 है जो हमारा 6 की पावर n है तो उसमें गुणनखंड करें 2 गुणा 3 और n कोई भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n है हमारी n बिलोंग कैपिटल N, तो n वैल्यू है 1 2 3 4 और n एक प्राकृतिक संख्या है। बिलोंग का मतलब प्राकृतिक संख्या का एलिमेंट है n, और जहां इनका मान है 1 2 3 4। कोई भी हम ले 6 की पावर 1 ले, देखो इसे ट्रायल मेथड से करें। यदि हम 6 की पावर 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 तो 6 की पावर 2 रखा तो 6 गुणा 6 कितना जाएगा? 36, और 6 की पावर 3 लिया तो 6 गुणा 6 कितना जाएगा? 216। तो ये इसमें का एक अंक 6 है, यहाँ 6 है। तो ये संख्या कहां पर समाप्त होती है? तो 6 की जो पावर n है, जो संख्या 6 की पावर n अंक किस पे समाप्त होती है? अंक 6 पर समाप्त होती है। यदि ये पूछता क्वेश्चन में कि किस अंक पर समाप्त होती है 6 की घात n, संख्या 6 की घात n किस अंक पर समाप्त होती है, तो हम लिखते अंक 6 पर समाप्त होती है। 6 की घात n 6 पर समाप्त होती है, जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है।